दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज चैनलों के माध्यम से श्रीलंका की इस बर्बादी का दृश्य तो देख ही लिया होगा, जहां श्रीलंका की सारी जनता सड़कों पर उतर आई और सीधे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। यहां पहुंचते ही पहले जनता ने राष्ट्रपति भवन में मौजूद सभी सुख सुविधाओं का लुत्फ उठाया। बेडरूम, बाथरूम, जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक में पेल कर मजे लिए और जब मन भर गया तो प्रदर्शनकारियों ने पूरा राष्ट्रपति भवन आग लगाकर फूंक डाला। यह सारी घटना शनिवार की है। हालांकि इस कर्मकांड के घटित होने से पहले ही श्रीलंका के राष्ट्रपति सहित कई बड़े नेता और उनका पूरा परिवार शुक्रवार को पहली ही फुर्सत में फ्लाइट पकड़कर निकल लिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका की सारी जनता आखिर इस कदर क्यों बौखलाई कि उन्हें ये सब करना पड़ा। आखिर श्रीलंका की ऐसी स्थिति बनी कैसे? आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में और बने रहिए वीडियो के अंत तक इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए। तो आपको बता दें कि वहां की जनता का ये सारा गुस्सा श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई के चलते हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बिजली के संकट से भी श्रीलंका वासियों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि पावर प्लांट चलाने के लिए सरकार के पास ईंधन तक की कीमत चुकाने के पैसे नहीं बचे। स्कूल, कारखाने बंद पड़े हैं और तो और हॉस्पिटल तक की व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच श्रीलंकाई सरकार अब शांति से अपने देश की इस बर्बादी को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कारनामे ही कुछ ऐसे किए हैं। तो ऐसे में श्रीलंका की जनता का आपे से बाहर जाकर कानून और मर्यादा को ताव पर रखना तो तय था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इसकी शुरुआत होती है श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा लिए गए 3 बड़े डिसीजन से, जिनमें से पहला डिसीजन था विदेशी बैंकों से लोन लेकर अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप करना और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना, जिसकी एवज में इन्होंने अपने देश का फॉरेन रिजर्व गिरवी रखकर 7 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज विदेशी बैंकों से ले तो लिया, लेकिन जो सोचा था वो हो नहीं पाया। अब बीच में लॉकडाउन आ गया, कई मुसीबतें आई, जिस वजह से वो ये टारगेट भी अचीव नहीं कर पाई। इसके अलावा इनका इस पर कोई मास्टर प्लान भी नहीं था कि इनसे रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा और कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसकी इसी कर्ज लेने की आदत का चीन ने भरपूर फायदा उठाया। दरअसल श्रीलंका द्वारा पोर्ट ब्रिजेस बनाए जाने को लेकर चाइना 2002 से ही श्रीलंका को उधार देते आ रही है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा ब्रिज को बनाने के लिए चाइना से $1.4 बिलियन का कर्ज लिया, लेकिन बदकिस्मती से ये पोर्ट भारी नुकसान में चला गया, जिसके चलते आखिर में सरकार ने इसके 70% शेयर चाइना मार्केट ग्रुप लिमिटेड को सेल कर दिया। आपको बता दें कि श्रीलंका को अभी $51 अरब का कर्ज चुकाना है। इनमें से $5 अरब का कर्ज तो चीन का ही देना है। वहीं सरकार का दूसरा डिसीजन था केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगाना। दोस्तों, श्रीलंका में राशन पानी की कीमतों में जो आग लगी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि श्रीलंका की राजपक्षीय सरकार द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स पर जब बैन लगा दिया गया तो नतीजा फसलों की प्रोडक्शन पर भारी गिरावट आ गई और खाद्य संकट मंडराने लगा। दरअसल श्रीलंका सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स बाहर से इंपोर्ट करता था, लेकिन कर्ज में डूबी श्रीलंका सरकार अब पैसे बचाने के चक्कर में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हुए सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया। नतीजा, अब अनाज की पूर्ति नहीं हो रही और वहाँ के लोग दाने दाने को तरस रहे, क्योंकि जो अनाज बचा भी है उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा सरकार का तीसरा डिसीजन था टैक्स में कमी करना। आज की जो स्थिति श्रीलंका की बनी हुई है, इसके पीछे यह वजह भी काफी जिम्मेदार है। दरअसल यहाँ की सरकार ने लोगों के एक्सपेंडिचर पावर को बढ़ाने के लिए टैक्स की दरों को बहुत कम कर दिया, जिसके चलते सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हुआ। यह तो थे सरकार के 3 फैसलों की बात, जिसने श्रीलंका को इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जिनमें से एक है टूरिज्म सेक्टर में भारी गिरावट। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में सबसे अहम रोल यहाँ के टूरिज्म सेक्टर का ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से यहाँ टूरिज्म सेक्टर की कमाई में बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड से पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जहां $7.5 बिलियन था, वहीं 2022 आते आते बुरी तरह से गिरकर $2.8 बिलियन तक पहुंच गया। श्रीलंका में टूरिज्म के तेजी से खत्म होने का एक बड़ा कारण यहाँ होने वाले बम ब्लास्ट है। साल 2019 में ईस्टर डे के दिन
श्रीलंका में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में विदेशी सैलानी भी आए और उनकी मौत भी हो गई। यहीं से श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को ग्रहण लग गया। इन सब के अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की ये हालत होने में जो थोड़ी बहुत कसर रह भी गई थी, उसे रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध ने पूरी कर दी। दरअसल यूक्रेन श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा खरीदार है। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन से बहुत सारे पर्यटन श्रीलंका आया करते थे, जो अब युद्ध शुरू होने के बाद से नहीं आए, जिनका काफी ज्यादा असर श्रीलंका की इकोनॉमी पर पड़ा है। चाय बागान श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अब ऐसे में सरकार आयात के माध्यम से अगर देश में फैली आपूर्ति को कुछ हद तक शांत भी करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि उतना विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं बचा है। इस तरह सरकार की खराब फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और हद से ज्यादा कर्ज में डूबने के चलते श्रीलंका में एक तरफ जहां महंगाई आसमान छूने लगी, वहीं अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा उठी। दोस्तों, हालात कुछ यूं बन गए कि श्रीलंका वासियों को अपना देश तक छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ रही है, जिनमें सबसे ज्यादा भारत में ही हैं। और भारत सरकार भी इस मुश्किल दौर में श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए फरिश्ते के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। मेडिकल कैंप से लेकर भोजन तक की व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, भारत सरकार ने $1 मिलियन श्रीलंका को उधार भी दिए हैं। हालांकि विदेशों से इस तरह के उधार से चरमराई अर्थव्यवस्था को ऊपर तो उठाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से श्रीलंका को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक ऊपर उठाया जा सके? कमेंट में अपनी राय और स्ट्रेटजी जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। श्रीलंका की इस हालत से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताना। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।